हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और इस पूरी लेक्चर सीरीज के दौरान हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आप सबके लिए YouTube पे फ्री में अवेलेबल कर दी गई है। अब ज्यादा कोई बात किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है इस क्वेश्चन का? सबसे पहले ये क्वेश्चन आईआईटी जेम 2024 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन का कहना है ए प्लेन z equal to 0 separates two linear dielectric media of relative permittivities epsilon r1 equal to 4 and epsilon r2 equal to 3 respectively. There is no free charge at the interface if the electric field in medium 1 is E1 equal to 3x cap plus 2y cap plus 4z cap, then the displacement vector d2 in medium 2 is। देखो भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और किसका क्वेश्चन है? बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ बोल रखा है कि मेरे पास यहाँ पर दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, और दोनों मीडियम को एक इंटरफेस क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। और वो इंटरफेस कहां पर है? z इक्वल टू 0 पर है। तो इस तरह से मेरे पास एक इंटरफेस है, कहां पर है भाई? z इक्वल टू 0 पर है। और इस इंटरफेस में कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, यानी इसकी जो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा एफ, वो कितना दे रखा है मुझे? 0 दे रखा है। इसके ऊपर एक मीडियम है, इसको मैंने क्या बोल रखा है? उसने मीडियम 1 बोला है। इसके नीचे एक मीडियम है, इसको उसने क्या बोला है? मीडियम 2 बोला है। इस मीडियम 1 की जो मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है? एप्सिलॉन r1 इक्वल टू 4 दे रखा है, यानी मेरे को एप्सिलॉन r1 इक्वल टू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और जो सेकंड मीडियम है उसके रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है? एप्सिलॉन r2 जो 3 के बराबर है, यानी यहां मेरे पास एप्सिलॉन r2 इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे? 3, ऐसा मुझे कुछ गिवन है। और क्या बोल रखा है? देयर इज नो फ्री चार्ज एट द इंटरफेस, यानी सिग्मा एफ इक्वल टू कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 इज दिस, यानी मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। इन मीडियम 1 जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो क्या गिवन है भाई? मुझे E1 वेक्टर गिवन है। अब E1 वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को? देखो एक बार, ये मुझे दे रखा है कितना? 3x कैप, फिर प्लस है यहाँ पर कितना? 4y कैप, फिर मेरे पास प्लस है कितना? 4z कैप, सॉरी 2y कैप प्लस 4z कैप है। कितना है? 2y कैप प्लस कितना है यहाँ पर? 4z कैप। ये मेरा क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार दोबारा देख लो, 3x कैप प्लस 2y कैप प्लस 4z कैप, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे ये निकालना है देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d2 वेक्टर इन मीडियम 2 इज, यानी इस मीडियम में, मीडियम 2 में जो d2 वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया तो शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे? ये क्वेश्चन होगा कैसे? बाउंड्री कंडीशन से। आपने कल भी देखा था कि बाउंड्री कंडीशन से हाल फिलहाल में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल भी हमने जेम 2024 से क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वहां पर भी बाउंड्री कंडीशन से क्वेश्चन आया था। और आज भी ये क्वेश्चन कहाँ का है? जेम 2024 का है, यानी लेटेस्ट में बाउंड्री कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है। वैसे हमने कल भी डिस्कस कर रखा है, एक बार थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं क्योंकि यहां पर वो यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन देखूं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस और दूसरा क्या होता है? पैरेलल टू द प्लेन, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन और वी कैन से पैरेलल टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अबव इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अबव प्लेन माइनस परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिलो, दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है? ई पैरेलल अबव माइनस ई पैरेलल बिलो इक्वल टू किसका होता है? 0 का होता है। इन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं हम।
ई पैरेलल अबव दिस मस्ट बी इक्वल टू ई पैरेलल बिलो, ऐसा कुछ होता है। दूसरी कंडीशन किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कंडीशन क्या होती है? ई परपेंडिकुलर अबव दिस मस्ट बी इक्वल टू ई, सॉरी क्या होता है, ई परपेंडिकुलर अबव और फिर क्या आता है यहाँ पर माइनस ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, दिस इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। नाउ फॉर अवर केस सिग्मा फ्री इज जीरो, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। इफ दिस टर्म इज जीरो तो व्हाट वी कैन राइट? डी परपेंडिकुलर अबव विल बी इक्वल टू डी परपेंडिकुलर बिलो, ऐसा हम लिख सकते हैं हमारे केस के लिए, ठीक है। इन जनरल क्या होता है? डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू सिग्मा फ्री, और हमारे केस में सिग्मा फ्री कितना है? जीरो है। तो यहां से मेरे पास डी परपेंडिकुलर अबव इक्वल टू कितना आ गया? डी परपेंडिकुलर बिलो आ गया। बिलो, बी फॉर बिलो, बिलो द सरफेस या बिलो द इंटरफेस, ए मतलब अबव द इंटरफेस यानी इंटरफेस से ऊपर। उसके बाद इसका पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी अबव द सरफेस माइनस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी बिलो द सरफेस इज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन अबव सरफेस माइनस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पी बिलो सरफेस, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब ये क्या है भाई? बाउंड्री कंडीशन है। अब इन बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हुए मुझे यहां पर D2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि मुझे E1 दे रखा है। एक बार जरा गौर से यहां पर देखो, अगर मैं E1 को देखूं, अगर मैं किसको देखूं भाई? यहां पर E1 को देखूं, तो E1 मुझे क्या दे रखा है? जरा गौर से समझना बात को। अगर मुझे यहां पर E1 गिवन है, E1 इक्वल टू क्या गिवन है मेरे को? E1 गिवन है कितना? 3x कैप एंड प्लस का 2y कैप एंड प्लस का 4z कैप, ये मुझे E1 गिवन है। अब इस E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा इस इंटरफेस के पैरेलल। अब जरा ध्यान समझना बात को, ये कौन सा प्लेन है? z इक्वल टू 0 प्लेन है। अगर ये z इक्वल टू 0 प्लेन है, अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? x एक्सेस, और ये यहाँ की ओर क्या हो जाएगा मेरा? y एक्सेस, और यहाँ की ओर ये क्या हो जाएगा मेरा? z एक्सेस। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, तभी तो ये z इक्वल टू 0 प्लेन हुआ। यानी ये जो प्लेन है वो किसके पैरेलल, यानी कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में है। यानी ये जो z इक्वल टू 0 प्लेन है ये कहां होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे जो इस प्लेन के पैरेलल होंगे? ऑब्वियसली बात है, कौन से वाले? एक्स कैप और वाई कैप वाले। तो ये जो मेरे पास है 3x कैप प्लस 2y कैप, ये क्या है? ई पैरेलल है। इसे मैं क्या बोलूंगा? तो दिस इज अवर ई पैरेलल अबव सरफेस, क्योंकि सरफेस से कहां है? ये ऊपर है, यानी मीडियम 1 में है। तो मेरे को यहां पर क्या गिवन है? ई पैरेलल अबव सरफेस, ये कितना दे रखा है मेरे को? ये दे रखा है कितना? 3x कैप एंड प्लस का 2y कैप, ये मुझे गिवन है क्या? ई पैरेलल अबव द सरफेस। दूसरा ये चीज क्या होगी भाई? दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस इंटरफेस, यानी ये यहां से यहां तक ये किसके बराबर होगा? ई परपेंडिकुलर अबव सरफेस के बराबर होगा, ठीक है। इतना बोल सकता हूं। तो यहां से अगर मैं क्या निकालूं? ई परपेंडिकुलर अबव द सरफेस, ई परपेंडिकुलर अबव सरफेस निकालूं, जो मुझे कितना दे रखा है यहां पर? 4z कैप के बराबर, ये मुझे गिवन है, ठीक है। नाउ अब यहां पर थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन लगा लें। अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊं थोड़ा बहुत, ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाऊं, जो यूजफुल है उसी को लगाऊंगा, ठीक है। हर कोई नहीं लगा दूंगा, जो हमारे लिए फायदेमंद होगी उसी को मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं। अब जरा समझना बात को। ये मेरे पास क्या निकला? ई परपेंडिकुलर अबव सरफेस इज मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी, ई पैरेलल अबव सरफेस विल बी इक्वल टू ई पैरेलल बिलो सरफेस। ये बाउंड्री कंडीशन ऐसा मुझे बोल रही है? हाँ जी बोल रही है। तो मैं लगा दूं यहां पर। तो इसका मतलब मेरे पास क्या गिवन है? सिंस फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन ई पैरेलल अबव सरफेस दिस मस्ट बी इक्वल टू ई पैरेलल बिलो सरफेस। अब ई पैरेलल बिलो सरफेस की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहां से। तो ई पैरेलल बिलो सरफेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 3x कैप प्लस का कितना आ गया? 2y कैप के बराबर आ गया। ये तो मैंने निकाल तो दिया, लेकिन क्या कुछ फायदा हो रहा है? मुझे निकालना तो क्या है? D2 है। तो E निकालने से मुझे अभी कोई फायदा लग नहीं रहा है। तो अब मैं कैसे D निकालूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। समझना जरा, एक और चीज हमने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? बड़ी गजब सी चीज है। हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ, यहां बोल सकते रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, परमिटिविटी ऑफ, या
डी इन मीडियम वन विल बी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम वन या परमिटिविटी ऑफ मीडियम वन इंटू कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वन। ये एक रिलेशन होता है, आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। D1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 इंटू E1, जहां एप्सिलॉन 1 क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 है। तो यहां से मैं D1 निकाल सकता हूं, हाजी निकाल सकता हूं, तो निकालो फिर D1 कितना आ जाएगा। यहां से मेरे पास D1 इक्वल टू कितना आ गया, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1। ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि दिस E1 will be equal to epsilon naught into या epsilon 1 will be equal to epsilon naught into epsilon R1। फिर E1 की वैल्यू पुट कर दो जो कि इतनी है मेरे पास, कितनी है देखो, दिस इज इक्वल टू 3x कैप एंड प्लस का 2y कैप एंड फिर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 4z कैप आ जाएगा। अब ER1 या epsilon R1 दे रखा है मेरे को कितना, 4 दे रखा है, तो रखो यहाँ पर 4 रखो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, D1 निकालूं तो D1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 4 है तो 4 3 12 x1 एंड प्लस का 4 दूना 8 y1 प्लस का 4 चौको 16 z कैप, y1 नहीं y कैप 16 z कैप, ऐसा कुछ आया। इस एप्सिलॉन नॉट को मैं अंदर ले जाऊं तो यहाँ से मेरे पास D1 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास D1 इक्वल टू कितना आ गया, 12 एप्सिलॉन नॉट x कैप प्लस 8 एप्सिलॉन नॉट y कैप प्लस 16 एप्सिलॉन नॉट z कैप। ये मेरे पास क्या निकल के आया, D1 निकल के आया। अगर ये मेरा D1 है तो यहां से मैं इस D1 का पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख सकता हूं। अगर मैं इस चीज को देखो यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है भाई, ये है मेरे पास क्या, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अबव द सरफेस। और यहां से यहां तक ये चीज क्या है मेरा, ये है मेरे पास क्या, यहां से लेकर यहां तक ये चीज क्या है मेरा, दिस इज अवर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ D अबव द सरफेस, D परपेंडिकुलर अबव द सरफेस या अबव द इंटरफेस। अब हमने एक चीज और देखी है, क्या, ये चीज देखो, ये लगा दो मैं ये वाली बाउंडिंग कंडीशन कि D परपेंडिकुलर अबव द सरफेस या इंटरफेस विल बी इक्वल टू D परपेंडिकुलर बिलो द इंटरफेस। इसका मतलब अगर मैं यहां से क्या निकालूं, D परपेंडिकुलर बिलो सरफेस निकालूं तो कितना निकल के आया, 16 एप्सिलॉन नॉट z कैप निकल के आया। D परपेंडिकुलर बिलो द सरफेस कितना निकल के आया, 16 एप्सिलॉन नॉट z कैप निकल के आ गया। अब एक बार ऑप्शन को चेक करो, क्या ऑप्शन में ऐसा कोई दिख रहा है मेरे को, देखो यहां पर D का कंपोनेंट z कैप डायरेक्शन में सेकंड मीडियम में कितना है, 6 एप्सिलॉन नॉट है, जो कि गलत जैसा लग रहा है मेरे को। इस वाले में देखो कितना है, 8 एप्सिलॉन नॉट है, इसमें कितना है 16 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट, तो एक ही में 16 एप्सिलॉन नॉट है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो ऐसे हम फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना ये सब कैलकुलेशन किए, बिना ई के लिए कैलकुलेशन किए हम सिंपल D1 निकालेंगे। D1 निकालने के बाद यहां से क्या निकाल देंगे, फिर D परपेंडिकुलर अब सरफेस निकाल देंगे और D परपेंडिकुलर बिलो सरफेस निकल जाएगा उसके बाद, बिकॉज क्या होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इस तरह से दोनों बराबर होते हैं। अगर एक बार ये निकल गया, अब एक बार ऑप्शन को देख लेंगे और ऐसा एक ही जगह मैच कर रहा है, किस वाले में, ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग कर रहे हैं तो अब मैं क्या निकालूंगा, D परपेंडिकुलर बिलो सरफेस निकल गया, अब मैं क्या निकाल दूंगा, D पैरेलल बिलो सरफेस। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किसके लिए होगी हमारे पास, D पैरेलल बिलो सरफेस के लिए होगी, तो निकाल दो फटाफट। अब हमें क्या निकालना है भाई, D पैरेलल बिलो सरफेस निकालना है। क्या निकालना है, D पैरेलल बिलो सरफेस क्या होगा, ये मुझे निकालना है। एक चीज मुझे पता है, क्या, E पैरेलल बिलो सरफेस, ये मुझे पता है। अगर ये चीज मुझे पता है तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, सिंस वी नो दैट कि दिस D इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E के बराबर होता है, जहां एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, D पैरेलल बिलो सरफेस निकालूं। अब जो नीचे वाली सरफेस है उसके लिए मैं मान लेता हूं कि जो परमिटिविटी है वो कितनी है, एप्सिलॉन 2 के बराबर है, इनटू कितना आ जाएगा, E पैरेलल बिलो सरफेस। ऐसा आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा, जो कि सिंपल सी बात है, ठीक है। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन करो फिर यहाँ पर, तो D पैरेलल बिलो सरफेस कितना आ जाएगा, D पैरेलल बिलो सरफेस दिस विल बी इक्वल टू, हियर वी हैव एप्सिलॉन 2। इस एप्सिलॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या,
एप्सिलॉन नॉट इनटू ER2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब E पैरेलल बिलो सरफेस मुझे गिवन है, कितना है 3x कैप प्लस 2y कैप, ये कितना दे रखा है मेरे को 3x कैप और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y कैप आ जाएगा, ठीक है। अभी ER2 मुझे गिवन है, ER2 कितना गिवन है 3, देखो एक बार ER2 कितना गिवन है मेरे को 3 गिवन है, तो रखो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करो। ER2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो D पैरेलल बिलो सरफेस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 3x कैप प्लस 2y कैप, ऐसा कुछ आया। इस 3 और एप्सिलॉन को दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो, E पैरेलल बिलो सरफेस इक्वल टू कितना आ गया ये 3×9 एप्सिलॉन नॉट x कैप प्लस 3×6 एप्सिलॉन नॉट y कैप, ऐसा कुछ आया। अब मुझे निकालना क्या है D2 निकालना है, तो D2 यानी D बिलो द सरफेस, दिस मस्ट बी इक्वल टू D पैरेलल बिलो द सरफेस प्लस कितना आ जाएगा D परपेंडिकुलर बिलो सरफेस। D पैरेलल बिलो सरफेस की वैल्यू कितनी है 9 एप्सिलॉन नॉट x कैप, फिर प्लस यहाँ से कितना आ गया 6 एप्सिलॉन नॉट y कैप, एंड D परपेंडिकुलर बिलो सरफेस कितना दे रखा है 16 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास कितना है यहाँ पर z कैप के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट दोनों ओर से कॉमन है, अंदर कितना बच जाएगा 9x कैप प्लस 6y कैप प्लस 16z कैप, मल्टीप्लाई में कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज अवर D2 वेक्टर। एक बार चेक कर लो क्या ऑप्शन नंबर सी में जो बाकी के दो थे 9x कैप प्लस 6y कैप के बराबर है, हाँ जी है, साफ साफ दिख रहा है, देखो है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इस टाइप से आप बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो या इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमने जो लेक्चर पढ़े हुए हैं, जो लेक्चर सीरीज है हमारी, जो थ्योरी वाले लेक्चर हैं, वहां पर हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए, कम से कम बहुत सारे तो नहीं 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं, और 4 या 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ क्या निकालने को बोला D2 निकालने को बोला, वो हो सकता है वो क्या बोल दे आपसे E2 निकालने को बोल दे या E1 निकालने को बोल दे, तो उसे आप आसानी से क्या कर लोगे, आप फाइंड कर लोगे। इतनी मेरे को आपसे उम्मीद है, ठीक है बात, ओके, इतनी बात ठीक है। तो ये क्या था, एक क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और जैम 2024 में आया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अगेन भाई डाइलेक्ट्रिक के तो पीछे पड़ गया, लीनियर डाइलेक्ट्रिक के पीछे पड़ गया है ये, और जैम 2024 में ये क्वेश्चन अगेन दोबारा से हमारे सामने आया हुआ है। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, ए चार्ज ऑफ -9 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल मेड ऑफ ए लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, रिलेटिव परमिटिविटी 9, एप्सिलॉन r कितना दे रखा है 9 दे रखा है उसका, एंड having inner and outer radii of 0.1 meter and 0.2 meter respectively, the total charge induced on its inner surface is, उसके अंदर वाली सरफेस में टोटल कितना चार्ज इंड्यूज होगा यह हमें बताना है। क्वेश्चन समझो पहले, हमारे पास क्या है, एक कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, इस तरह से एक कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल नहीं बोल सकते, एक स्फेरिकल सेल है मेरे पास जिसकी इनर और आउटर रेडियस मुझे दे रखी है। ये मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है, इसकी इनर रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, आउटर रेडियस कितनी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है कितना भाई, इसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ कितना -9 कूलम, यहाँ चार्ज कितना रखा हुआ है -9 कूलम चार्ज रखा हुआ है। हमें यह बताना है कि इसकी सरफेस पर, कौन सा सरफेस पर, इनर सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी। देखो भाई जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस -9 कूलम चार्ज एक्ट लाइक ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इस डाइलेक्ट्रिक को इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी या कौन सा फिनोमिना होगा, पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन के दौरान किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में 2 टाइप का चार्ज आता है, एक कौन सा आता है सरफेस बाउंड चार्ज और दूसरा आता है वॉल्यूम बाउंड चार्ज। और हमें कहां पूछा है भाई, हमें पूछा है इनर सरफेस पर, यानी किसकी बात कर रहा है वो, इनर सरफेस पर सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, या सॉरी सरफेस बाउंड चार्ज कितना होगा ये हमें निकालना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा,
सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अब सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, पोलराइजेशन वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा यहाँ पर एन कैप आ जाएगा। हियर पी इज पोलराइजेशन वेक्टर या सिंपल पोलराइजेशन एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अब मुझे यहाँ पर भाई इस P की वैल्यू पता नहीं है, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा। अब P निकालने के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे वी नो दैट कि एक रिलेशन पढ़ा था हमने कुछ इस तरह से कि दिस D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E वेक्टर। एक रिलेशन तो ये पढ़ा है हमने। एक और पढ़ा था, क्या रिलेशन पढ़ा था कि D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E माइनस का P वेक्टर। ऐसा ही रिलेशन पढ़ा था हमने, ठीक है। ये दो रिलेशन पढ़े हुए हैं। अब इन्हीं दो रिलेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P निकालने के लिए मुझे D निकालना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा। अगर मैं E निकालूंगा तो यहां से कहीं निकलेगा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर D की वैल्यू क्या है। मान लिया मुझे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहां पर एक पॉइंट जूम कर लो P पॉइंट, मुझे इस पॉइंट P पर इस D की वैल्यू निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा भाई, एक काम करो, लेट अस से डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, r है। तो इस पॉइंट P से होता हुआ एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ कर लो D निकालने के लिए, ठीक है। और हमने ये पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो गॉस लॉ होता है, क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू किसका होता है, क्यू फ्री के बराबर होता है। अब यहां पर जो मेरे पास D वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, D डॉट डी ए को खाली डी ए लिख सकता हूं, बिकॉज अगर मैं यहां पर छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज करूं इस तरह से, अगर मैं यहां पर इस तरह से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज करूं यूं करके डी ए, तो दिस डी ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, और जो D होगा मेरा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। यानी इनके बीच का एंगल कितना है भाई, 0 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो यहां से मेरे पास दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस जो किसके बराबर है, क्यू फ्री। और क्यू फ्री की वैल्यू कितनी है, -9 कूलम। तो दिस इज इक्वल टू -9 और D बाहर आ जाएगा। डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया जो किसका बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। एंड दिस इज इक्वल टू -9। तो यहां से मेरे पास D इक्वल टू कितना आ गया, -9 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया भाई, D वेक्टर निकल के आया। अगर ये मेरा D वेक्टर है तो यहाँ से मैं E निकाल सकता हूँ। तो सिंस वी नो दैट कि दिस E वेक्टर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, देखो दिस E वेक्टर इज इक्वल टू दिस D वेक्टर डिवाइड में कितना आ गया, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। एंड दिस इज इक्वल टू D वेक्टर की वैल्यू पुट करो, -9 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से मेरे पास दिस E वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो हियर वी हैव -9 और अपॉन में कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू कितना आ गया, आर स्क्वायर। ऐसा कुछ आ गया, जहां एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है जो मुझे दे रखी है, कितनी 9 दे रखी है भाई। तो 9 रखोगे तो इसकी वैल्यू 9 है, किसकी वैल्यू, जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू 9 है। तो इस एप्सिलॉन आर से ये 9 कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करो इसको तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस E की वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, -r कैप या r कैप ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा क्या निकल के आया, E निकल के आया। E ये है, D ये है, P निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे। नाउ कैलकुलेशन फॉर P। अगर मैं यहाँ से P वेक्टर निकालूंगा तो P वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसको यहाँ भेजो, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E और माइनस कितना आ गया, D आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E की वैल्यू कितनी है, ये रखी हुई है देखो यहाँ पर
कितनी है देखो, दिस इज माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर एंड हियर वी हैव आर कैप, ठीक है, हियर वी हैव आर कैप। फिर माइनस डी वेक्टर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो दिस इज प्लस 9/4 पाई r² आर कैप एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट यहां पर क्लोज, ठीक है, ये ब्रैकेट है ही नहीं यहां पर। इधर है बात, देखो इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, पोलराइजेशन वेक्टर P निकालूं, दोनों ओर से मेरे को लग रहा है 1/4 पाई r² कॉमन है, अंदर कितना बच गया, माइनस का 1 प्लस का नाइन, माइनस का 1 प्लस का कितना आ गया, 9 आ गया, ब्रैकेट क्लोज 8 आ गया, और ये आर कैप भी आ गया इधर वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल टू कितना आ गया, 8/4 पाई r², और ये मेरे पास कितना है यहाँ आर कैप आ गया। तो हियर वी हैव पोलराइजेशन वेक्टर P। तो पोलराइजेशन वेक्टर P की वैल्यू कितनी आ गई, 8/4 पाई r² आर कैप। निकालना मुझे क्या है भाई, सिग्मा B निकालना है और फिर चार्ज निकालना है। अगर मैं सिग्मा B निकालूंगा तो सिग्मा B इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। नाउ अवर कैलकुलेशन इज फॉर सिग्मा B। अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई, सिग्मा B निकालूं, तो सिग्मा B विल बी इक्वल टू दिस P डॉट एन कैप आया, कितना आया, P डॉट एन कैप। नाउ एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, इनर सरफेस पर एन कैप किस डायरेक्शन में है, इनर सरफेस पर एन कैप किस डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में। तो हियर वी हैव एन कैप इक्वल टू माइनस का आर कैप वेक्टर। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास सिग्मा B इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 8/4 पाई r² आर कैप डॉट माइनस का आर कैप, आर कैप 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 8/4 पाई r²। तो यहां से मेरे पास सिग्मा B निकल गया कितना, माइनस का 8/4 पाई r²। अभी तक सिर्फ सिग्मा B निकला, अब क्या निकालना, चार्ज निकालना है। तो चार्ज या बाउंड चार्ज विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा B इंटू कितना आ गया, dA आ गया, सिग्मा B इंटू कितना आ जाएगा, dA आ जाएगा, सिग्मा B इंटू कितना आ गया, dA आ गया। सिग्मा B इंटू में कितना आ गया भाई, dA आ गया। वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो हियर वी हैव QB इक्वल टू, सिग्मा B की वैल्यू कितनी है भाई, सिग्मा B की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8/4 पाई r² इंटू dA। अब इनर सरफेस पर r की वैल्यू कितनी है, 0.1 है जो कि कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे पूरे को, तो माइनस का 8/4 पाई r² बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, dA। नाउ दिस इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी इक्वल टू इनर सरफेस का सरफेस एरिया, जो किसका होगा, अगेन 4 पाई r² के बराबर होगा। इससे ये चीज कैंसिल होगी। यहाँ पर ध्यान देना r की वैल्यू कितनी है, 0.1 के बराबर है, 0.1 मीटर के बराबर। तो कितना आ गया भाई मेरे पास, दिस इज माइनस का 8 कूलम। कितना आ रहा है ये, -8 कूलम, माइनस का 8 कूलम। ठीक, कितना आया भाई, -8 कूलम आया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने,
ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है तो कितना लिखोगे आप, -8 कूलाम लिखोगे यार। लेकिन इसका आंसर ना +8 आ रहा है, तो लगता है मैंने कहीं गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कहाँ करी, मुझे लगता है ये चीज़ मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। ये कितना होता है, ये प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे क्या हो गई है, गलती हो गई है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। अगर ये प्लस होता है तो अब यहाँ गलत हो जाएगा फिर। तो अगर ये प्लस होता है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये कैसा आएगा यहाँ पर, दिस शुड बी नेगेटिव। तो ये यहाँ पर कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, ये टर्म नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला टर्म कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, -8 आएगा। इतना थोड़ा सही कर लेना। ये -8 आया तो वो P -8 हो गया, तो ये भी कैसा आएगा भाई, यहाँ माइनस आएगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, +8 हो गया है। तो ये प्लस हो, ये +8 और ये +8 हो गया, ये +8 ये +8। नाउ आंसर विल बी +8, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती मेरे से होगी। गलती क्या हुई कि ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया। बीच में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, +8 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर लो, करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। बताओ भाई, जो बताएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, जीनियस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पॉजिटिव चार्जेस Q and 2 Q are kept at a point A and B separated by a distance 2d as shown in the figure. MCL is the semicircle of radius 2d centered at origin O. If Q equal to 2 coulomb and D equal to 10 centimeter, the value of line integration E dot dl M से लेकर L, where E represent the electric field along the path MCL. Along the path MCL, ए के पाथ है यहाँ पर MCL, इसके अलोंग हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कौन सा वाला, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई इंटीग्रेशन, बताओ। आपका दिमाग कह रहा होगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इसके अलोंग फिर आंसर निकालूंगा, नहीं होगा। देखो इसकी एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। क्या हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन M से L E डॉट DL चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसे मैं क्या लिखता हूँ, देखो सिंस वी नो दैट कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E कैन बी रिटन एज माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, माइनस का डेल V के बराबर लिख सकता हूँ। तो लिखो फिर, ऐसा कर सकता हूँ तो इंटीग्रेशन M to L माइनस का ग्रेडियंट ऑफ V डॉट कितना आ गया, ये DL आ गया। नाउ वी नो दैट कि दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आर पाथ इंडिपेंडेंट and they can be expressed as माइनस का वैल्यू ऑफ V एट पॉइंट L, फिर माइनस कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट M, ऐसे हो जाएगा। इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट M माइनस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट L, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, सिंपल, यहाँ पोटेंशियल निकालना है और फिर यहाँ पोटेंशियल निकालना, दोनों को माइनस कर देना है। यहाँ पोटेंशियल जब निकालूंगा तो पहले इसके कारण पोटेंशियल निकालूंगा, फिर इसके कारण। देखो भाई ये कुछ डिस्टेंस निकल के आएगी, ये कुछ डिस्टेंस निकल गई, माने यहाँ पोटेंशियल कितना आया, V1 आया। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये पोटेंशियल निकालूंगा यहाँ पर, फिर इसके कारण ये पोटेंशियल निकालूंगा, ये क्या निकल जाएगा मेरा, V एट L निकल जाएगा, और ये क्या निकल गया, V एट M निकल गया। देखो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, और ये चार्ज जितना यहाँ पोटेंशियल निकाला उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब दिस Vm इज इक्वल टू किसके बराबर है, VL के बराबर है। अगर Vm VL के बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो दिस इंटीग्रेशन M से लेकर L, हियर वी हैव E डॉट DL, दिस विल बी इक्वल टू 0। कितना आएगा, ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था तो आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते रह जाओगे, यहाँ पर इक्वेशन निकालते रह जाओगे और घंटे बीत जाएंगे, तो उस जाल में आपको नहीं फंसना है। तो भाई ये क्या था, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं और 2024 तक के ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2024 तक के इलेक्ट्रोस्टैटिक से
जितने भी क्वेश्चन आए थे 2015 से लेकर 24 तक, पिछले 10 साल के, हमने सारे कर दिए। अब बारी किसकी है? मैग्नेटोस्टेट की। फिर हम क्लिक करेंगे क्या? दोनों को मिला करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो ये पूरी लेक्चर सीरीज किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पहले हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैग्नेटोस्टेट पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां पर हम मैक्सवेल इक्वेशन के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो भाई ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मन चाहे कर दो फटाफट। ठीक है, और कहीं पर कोई गलती हो रही है मुझसे, मुझे बताओ। कहीं पर आपको फीडबैक देना है, वही मुझे बताओ। अच्छा हो बुरा हो, सबका स्वागत है। करो, लेकिन शेयर करो इसको, अपने दोस्तों के साथ बात करो, उनको साथ बातचीत करो कि भाई ऐसा एक चैनल है यूट्यूब पे जहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है हर टॉपिक का, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाता है। हम यहां पर शॉर्टकट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम एक ऐसे रास्ते से जाएंगे जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, न कि बीच में छोड़ के गायब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।